वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है वो करंट बेस्ड तो नहीं है, मान भी सकते हो करंट बेस्ड है। 5 दिसंबर को आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने अनाउंस किया था बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। बाई मंथली का मतलब होता है कि हर 2 मंथ पे अब आरबीआई हर दो मंथ पे अपना मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने इसको अनाउंस किया। एमपीसी की मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3, 4 और 5 को। उसके बाद जो अनाउंसमेंट था उन्होंने किया है इसको। ठीक है, देखो जो करंट से रिलेटेड होगा वो तो आप में इसमें मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का ये था कि जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको ये सब टर्म समझ में नहीं आता। इन्फ्लेशन, ग्रोथ, दोनों में रिलेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या कह रहे हैं गवर्नर साहब। ठीक है, फिर उन्होंने अनाउंस किया था डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप का। तो फिर ये क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसमें बेसिकली ये सारे टर्म्स आपको क्लियर करना है। इवन जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखो जो क्लास होता है उसमें तो कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं इसको टॉपिक को करने में। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये दूसरा मीडियम है तो इसके जो लिमिटेशंस है उसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और ये आप गारंटी मान लो कि जब आप इसको समझोगे ना, देखो एक बार में शायद आपको उतना समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार ये वीडियो देख लेना, आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कहीं पे अगर आप जाओगे, जैसे इंटरव्यू देने जाओगे, किसी भी एग्ज़ाम्स का देने चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे उसको इम्प्रेस करके ही आओगे। ठीक है, ये पर्सनल अनुभव है, होता है, पुराने स्टूडेंट्स है वो सब जानते हैं इस चीज़ को। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका बेसिकली देखो मकसद यही है, इसको एकदम आराम से देखना है, इसको समझने के लिए ही देखना है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी का हाइलाइट्स क्या है। आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि जो इंडियन इकॉनमी है उसमें डिसइन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, और जो इंडियन इकॉनमी में है ये लोएस्ट हेडलाइन इन्फ्लेशन है सिंस 2016। 2016 में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट अपनाया था आरबीआई ने। ठीक है, तब से लेके अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो सबसे लोएस्ट है। फिर उन्होंने कहा कि इंडियन इकॉनमी में बोथ हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन उसमें डिक्लाइन आया है। तो फिर डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, वो समझेंगे। गवर्नर साहब ने प्रेडिक्शन को उसने प्रेडिक्ट किया कि इस बार आरबीआई के हिसाब से 25-26 में इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ रेट जो होगी ना वो 7.3% होगी। आप जानते हो सेकंड क्वार्टर में इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ रेट 8.2% थी और फर्स्ट क्वार्टर में था 7.8%। इसलिए आरबीआई ने भी अपना इंक्रीज किया है। जब उसने पिछले बार कहा था कि इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगा 6.8% से, लेकिन सेकंड क्वार्टर के डेटा आने के बाद गवर्नर साहब कह रहे हैं कि 25-26 में इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगा 7.3% से। तो ये इंपॉर्टेंट है डेटा के हिसाब से। फिर उन्होंने कहा जो आरबीआई है उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अब सारा फोकस जो होगा ना वो इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ को बढ़ावा देना है। इसके लिए इकॉनमी में लिक्विडिटी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, रफ सिंपल लैंग्वेज में समझो, लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द मार्केट। मार्केट बेसिकली बैंक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो इनका जो है अब आरबीआई का फोकस रहेगा मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना, यानी कि पैसे की उपलब्धता को बढ़ाना। उसके लिए 2 कदम उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि आरबीआई ओएमओ कंडक्ट करेगा। ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओएमओ के तहत वो 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करेगा फ्रॉम द बैंक्स, इसी मंथ बाई करेगा। और फिर उसने अनाउंस किया है कि 3 इयर्स का एक यूएस डॉलर इंडियन रुपीज बाई सेल स्वैप एग्रीमेंट करेगा विद द बैंक्स, और इसे मॉपअप करेगा कितना, $5 बिलियन, इसी मंथ वो करेगा। ठीक है, तो इस दोनों से वो उम्मीद कर रहा है कि मार्केट में इतनी लिक्विडिटी रहेगी कि आराम से बैंक्स इंडस्ट्री को लोन दे सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। फिर एक्सटर्नल फ्रंट्स पे उन्होंने कहा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपका 1.3% हो गया था इन सेकंड क्वार्टर ऑफ 25-26। ठीक है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि 25-26 में जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा वो मैनेजेबल होगा, क्योंकि इस बार इंपोर्ट थोड़ा कम, इंपोर्ट बहुत बढ़ गया था। मेन रीज़न था गोल्ड, और एक्सपोर्ट क्या हुआ था, कम हुआ था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट।
यूएस को जो हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है, इसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये सारा जो था हाइलाइट्स था आपके इस साल के दिसंबर के मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो एक वर्ड यूज़ किया गया है वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। पहले तो दो चीज़ जान लो, एक होता है फिस्कल पॉलिसी और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति। जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक पॉलिसी या मौद्रिक नीति, सॉरी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? ये बनाता है गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी बनाएगा उसको कहेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिर जो आरबीआई बनाता है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? कुछ तो एम होगा तभी तो ये पॉलिसी बनाते हैं ना, क्योंकि हर पॉलिसी का तो कुछ उद्देश्य होता है। इसमें देखो दो ही उद्देश्य होता है मेन, ब्रॉडली। एक, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ को बढ़ावा देना, टू बूस्ट ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और इन्फ्लेशन को एक मैनेजेबल लेवल पे रखना। ठीक है, ये होता है इनका मकसद। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, उसका मेन मकसद क्या होता है? इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सस्टेन किया जाए, क्योंकि जब इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, ग्रोथ अलग चीज़ होता है और डेवलपमेंट अलग चीज़ होता है, दो अलग अलग चीज़ होते हैं। बहुत लोग इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तभी सिंपल रहता है वर्ड, ग्रोथ रखते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को बढ़ावा देना, आप सुनते हैं ना 6%, 7%, 8% ग्रोथ का रेट का हमारा टारगेट है, तो उसको अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाया जाएगा। ग्रोथ से रिलेटेड होता है इन्फ्लेशन या महंगाई, जिसको बालचाल की भाषा में बोलते हैं। तो गवर्नमेंट चाहता क्या है? इन्फ्लेशन काबू में रहे और ग्रोथ हमारा बढ़ता रहे, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो वो एक मैनेजेबल लेवल पे हो। इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाएगा वो कहलाएगा फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी कब अनाउंस करता है? बजट के समय। जब बजट आता है तो फाइनेंस मिनिस्टर भाषण देते हैं। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच होता है ना, उसमें बेसिकली वो ये बताती हैं, जो निर्मला सीतारमन है, कि इस फाइनेंशियल ईयर या आगे हमारे गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या रहेगा, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ बरकरार रहे प्लस इन्फ्लेशन भी मैनेजेबल लेवल पर रहे। फिर और भी इसके लिए पॉलिसीज वो अनाउंस करती हैं। गवर्नमेंट के पास जो मेनली फिस्कल टूल है ना वो दो है। एक है एक्सपेंडिचर, खर्च। आप देखते हो ना बजट में अनाउंस होता है हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा जो होता है ना, गवर्नमेंट के हाथ में जो टूल होता है वो होता है टैक्सेशन। इसका मतलब गवर्नमेंट के हाथ में जो टूल है ब्रॉडली दो है, एक है एक्सपेंडिचर, खर्च, और दूसरा है टैक्सेशन। ठीक है, गवर्नमेंट इसको यूज़ करता है और वो कोशिश करता है कि ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, इन्फ्लेशन को काबू में रखा जाए। गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सेंट्रल बैंक। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो इसके लिए बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत पहले एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी हुआ करता था, फिर 3-3 महीने पे ना उसका रिव्यू किया जाता था। बाद में आरबीआई में रिफॉर्म हुआ और आरबीआई ने अपनाया है 2016 ऑनवर्ड, हर 2-2 महीने पे आपका मॉनेटरी पॉलिसी आएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसको बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल से एग्जाम्स का क्वेश्चन रहता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कब आती है? याद रखना, एवरी 2 मंथ्स। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का भी उद्देश्य वही है, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ को बूस्ट करना और इन्फ्लेशन को काबू में रखना, प्लस ग्रोथ और इन्फ्लेशन में ना बैलेंस बना के रखना। ठीक है, यही उसका काम होता है। अब दो वर्ड यहाँ पे आ गया, एक हो गया इन्फ्लेशन और एक हो गया आपका ग्रोथ। ठीक है, तो पहले हम लोग इन्फ्लेशन समझने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन का जो डेफिनेशन है, देखो इन्फ्लेशन को बोलचाल की भाषा में कहते हैं महंगाई, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, वही होता है मुद्रास्फीति और इंग्लिश में होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखो होता क्या है? इन्फ्लेशन जो है कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। दो वर्ड आया, कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और सेकंड साथ साथ क्या होता है, जो करेंसी की परचेजिंग पावर होती है उसमें आपका डिक्लाइन आता है। ठीक है, डिक्लाइन होता है। जैसे देखो समझो ये कैसे होता है,
सपोज करो ये अनियन है, प्याज है, ठीक है। प्याज के एग्जाम्पल क्यों रहे हैं? क्योंकि प्याज के प्राइस के कारण सरकारें गिर जाती है, ठीक है। सपोज ये करो कितने का है, आज है 30 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 किलो प्याज का दाम है 30 रुपये। सपोज करो बाद में बढ़कर कितना हो गया, 35 रुपीज़ पर केजी मान लो। इसका मतलब प्याज का दाम बढ़ गया ना यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले 30 रुपीज़ में इतना पावर था कि वो हमें 1 किलो प्याज खरीद के दे सकता था, लेकिन आज क्या 30 रुपीज़ में आपको 1 किलो प्याज मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको खर्च करना पड़ता है कितना, 35 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे रुपए की यानी इंडियन रुपीज़ की या इंडियन करेंसी की जो परचेजिंग पावर है ना वो डिक्लाइन कर गया। क्यों? पहले इंडियन रुपीज़ में 30 रुपीज़ में इतना पावर था कि वो हमें 1 किलो प्याज खरीद के दे सकता था, लेकिन आज उसी अनियन को बाई करने के लिए हमें 35 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है अनियन का और रुपए की खरीदने की शक्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे आपका हो गया क्या, इन्फ्लेशन हो गया। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इन्फ्लेशन। सपोज करो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, है ना, ये मार्च का मंथ है, ठीक है, 2024। ये है मार्च 2025। सपोज करो मार्च 2024 में अनियन का ही ले लेते एग्जांपल। 1 किलो अनियन जो था उसका प्राइस था सपोज करो 10 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। फिर अगले साल मार्च 2025 में ये प्राइस था सपोज करो 13 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट निकालेगा और वो कहेगा जो है ना मार्च 2025 में जो इन्फ्लेशन रेट था भारत में कितना हो गया, 30% हो गया। कैसे? यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा, वो देखेगा मार्च 2024 में ऑन एन एवरेज अनियन या प्याज का प्राइस कितना था, 10 रुपीज़ पर किलो। फिर वो देखेगा मार्च 2025 में अनियन का प्राइस कितना था, 13 रुपीज़ पर केजी ऑन एन एवरेज फॉर एग्जांपल। तो फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेगा। इसका मतलब 3 रुपीज़ का ग्रोथ दिख रहा है उसको प्राइस में, इसको परसेंटेज फॉर्म में निकालेगा, ठीक है। तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 30%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगा मार्च 2025 में इन्फ्लेशन का रेट कितना है, 30% है। इसका मतलब यहाँ पे देखो जब भी प्राइस का कंपैरिजन होता है वो सेम टाइम पीरियड लास्ट ईयर के साथ किया जाता है। इसका मतलब जब भी हम लोग इन्फ्लेशन का फिगर देखते हैं ना उसमें जो प्राइस का जो कंपैरिजन है कमोडिटीज़ का वो बेसिकली क्या होता है, एनुअल होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत करना। जैसे गवर्नमेंट कहेगा मार्च में इन्फ्लेशन 30% था, फिर वो कहेगा अप्रैल 2025 में इन्फ्लेशन रेट हो गया कितना, 33% हो गया। आता है ना फिगर, ये एग्जाम्पल है, इतना ज़्यादा होता नहीं इन्फ्लेशन, ठीक है। वो कहता है 33% हो गया। इसका मतलब बहुत लोग सोचते हैं ना कि मार्च के 2025 के कंपैरिजन में अप्रैल 2025 में आपका ये बढ़ गया। ऐसा नहीं होता। जब गवर्नमेंट कहता है कि अप्रैल 2025 में इन्फ्लेशन 33% है, इसका मतलब वो कंपेयर कर रहा है अप्रैल 2024 के साथ, यानी कि पिछले साल अप्रैल मंथ से वो कंपेयर करेगा। इसका मतलब जब कंपेयर किया उसने अनियन के प्राइस में तो उसको इंक्रीज कितना दिखा, 33% का दिखा। यहाँ पे डेटा जो रिलीज हो रहा है ना, डेटा जो रिलीज होता है वो अब रिलीज होता है मंथली। हर मंथ आपका डेटा रिलीज किया जाता है, ठीक है। डेटा रिलीज किया जाता है मंथली, लेकिन जो प्राइस का कंपैरिजन होता है वो हमेशा क्या होता है, एनुअल होता है। तो पहला चीज़ ये ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है।
लोग सोचते हैं पिछले महीने से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, ये कंपैरिजन होता है सेम टाइम पीरियड लास्ट ईयर से। इसीलिए इन्फ्लेशन जो है ना, देखो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन में क्या आया था, कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, वो एनुअल देखता है कि प्राइस बढ़े हैं या घटे हैं, ठीक है। तो प्राइस कंपैरिजन हमेशा क्या होगा, ईयरली होगा, एनुअल होगा। हाँ, डेटा जो रिलीज किया जाता है वो बेसिकली क्या होता है, मंथली होता है, ठीक है। इस तरह से इन्फ्लेशन को भारत में देखा जाता है। अब दूसरा जो वर्ड आ गया वो आ गया क्या, ग्रोथ। तो फिर ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। देखो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ग्रोथ जो है ना, ये स्टैट्स का वर्ड है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स है ये। डेवलपमेंट जो है ना, ये एक वैल्यू लेटेड टर्म है, यानी कि ये आपके फिलॉसफी पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट क्या होता है, दो एक्सट्रीम एग्जांपल ले लो। आपने हमारे देश में सुना होगा माओवादी, माओइस्ट माओइस्ट बोलते रहते हैं उसको, ठीक है। अमित शाह कह रहे हैं ना 2026 मार्च में हम भारत से पूरा जितने सारे जो माओइस्ट है ना उनको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक माओइस्ट से पूछो, माओवादी से, कि डेवलपमेंट क्या होता है। ये जो माओइस्ट है ना, ये बेसिकली इंस्पायर्ड हैं माओ से तुंग से, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके मॉडर्न जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देखते हो ना, उसके ये संस्थापक हैं। ये लोग मार्क्स के फिलॉसफी से प्रभावित हैं। तो एक माओइस्ट कहेगा डेवलपमेंट का मतलब क्या है, भारत में जितने सारे अमीर लोग हैं ना, टाटा बिरला अंबानी अदानी, सबको फांसी पे चढ़ा दो, इनके सारी संपत्ति जब्त कर लो इनको, और जितने सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना भारत में सबको ख़त्म कर दो। सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को ना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। प्रोडक्शन का जो भी काम होगा वो गवर्नमेंट करेगा, इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट का होगा, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। इससे हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। ये उनका कहने का मतलब है। दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाओ, मुकेश अंबानी से पूछो भारत का डेवलपमेंट करना है कैसे करना है। मुकेश अंबानी एक कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है। मुकेश अंबानी क्या कहेगा, सरकार हम पे सारा नियंत्रण खत्म कर दे, हम मेहनत कमाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएंगे, हम अमीर होंगे, इससे दूसरे लोग भी इंस्पायर्ड होंगे, वो भी मेहनत करेंगे, वो भी बिजनेस करेंगे, वो भी अमीर बनेंगे। तो हिंदुस्तान में ना, इंडिया में आपका पूरा हर कोई अमीर बनने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, देश में धीरे धीरे गरीबी कम होगी और देश का विकास होगा। इसका मतलब यहाँ पे मेन क्या है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट करो, गवर्नमेंट बिजनेस में इंटरफेयर ना करे। दोनों देखो बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट है, दोनों के वैल्यू में बहुत अंतर है। एक का कंसेप्ट डेवलपमेंट का कुछ और है माओइस्ट का, और कैपिटलिस्ट मुकेश अंबानी का डेवलपमेंट का कंसेप्ट कुछ और है। डेवलपमेंट पे आपका मतभेद हो सकता है, एग्री ना करे लोग क्योंकि वो तो आपके फिलॉसफी पे है ना। ग्रोथ में देखो ऐसा नहीं होता। ग्रोथ में बेसिकली क्या होता है, ये स्टैटिस्टिकल टर्म है। ग्रोथ का बेहद सिंपल सा फंडा होता है। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बस सिंपल सा ये टर्म है। तो हमारे इकॉनमी में प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, यही डिसाइड करेगा कि ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं, सपोज करो ये है 2023 24 है ना। सपोज करते हैं हमारे देश में ना, मान लो सिर्फ बने क्या, 100 बाइक्स बने, है ना। 100 बाइक्स का प्रोडक्शन हुआ, और सपोज करो एक बाइक का दाम कितना है, 10 रुपीज़ मान लेते हैं समझने के लिए। एक बाइक का दाम है 10 रुपये, और हमारे देश में ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हुआ, ये मान के चलते हैं। तो फिर जब 23-24 ख़त्म होगा, तो फिर भारत सरकार कहेगा हमारे देश का जीडीपी कितना हो गया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो हमारे देश का जीडीपी हो गया आपका 1000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे देश का जीडीपी हो गया। अब आ गया क्या, 24-25, इसमें सपोज करो 112 बाइक्स का प्रोडक्शन हुआ, और मान लो एक बाइक का दाम जो है ना वो बढ़कर हो गया कितना, 12 रुपीज़।
ठीक है, तो फिर हमारे देश में आपका जीडीपी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1324। देख लेना भाई, मेरा मैथ्स बेकार है ना, शायद इतना ही होगा 1324। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, 24-25 को कंपेयर करेगा 23-24 से, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसको कंपेयर करेगा, तो फिर हमारे देश का ग्रोथ रेट कितना हो गया, 32.4%। ठीक है, तो हमारे देश का ग्रोथ रेट हो गया, इसको कंपेयर करो तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 32.4% आपका ग्रोथ हो गया। ये होता है ग्रोथ। इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, स्टैट्स है। 23-24 में जितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ वो देखेंगे, उसको फिर एक एवरेज निकालेंगे प्राइस, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वो हमारे देश का जीडीपी हो गया। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, 10 रुपया जो है ना, ये बेसिकली मार्केट प्राइस है, यानी कि मार्केट में ये प्राइस अभी चल रहा है। और अगले साल प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 12 रुपये, तो ये भी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है। इसको हम लोग कहते हैं ना नॉमिनल जीडीपी। तो जब नॉमिनल जीडीपी आप वर्ड यूज़ करते हो ना, इसका मतलब होता है उसमें कैलकुलेशन किया जाता है मार्केट प्राइस पे, इसमें इन्फ्लेशन शामिल है। लेकिन अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, एग्जांपल ले लो, जैसे 24-25 में सपोज करो 100 बाइक्स का ही प्रोडक्शन हुआ, लेकिन महंगाई बढ़ गई और बाइक की कीमत हो गई 12 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जीडीपी कितना हो गया, 1200। तो इसको अगर 1200 को इससे कंपेयर करें 1000 से, तो फिर यहाँ पे हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना हो गया, 20% हो गया। तो यहाँ भी तो कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी में 20% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन इकोनॉमिस्ट जो है ना वो इसको नहीं देखते, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जानते हैं इन्फ्लेशन के कारण हमें धोखा हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे 100 बाइक्स का प्रोडक्शन हुआ था और इस एग्जाम्पल में भी 100 बाइक्स का ही प्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, लेकिन दाम बढ़ने के कारण हमें धोखा हो रहा है। तो फिर इस धोखे को कैसे कम किया जाए, यहीं पे कंसेप्ट आ जाता है बेस ईयर का। ठीक है, बेस ईयर क्या करते हैं, जैसे कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पे ना हम लोग एक बेस ईयर लेते हैं, जैसे अभी बेस ईयर है 2011-2012। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो हम लोगों ने फिक्स कर दिया, जो एक बाइक होगा उसका दाम होगा कितना, 5 रुपये, मान लो 5 रुपये। तो 23-24 में कितना बाइक का प्रोडक्शन हुआ, 100 का। और क्योंकि हमने दाम फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने कितना, 5, इसका मतलब 23-24 में हमारे देश का जीडीपी कितना हो जाएगा, 500। इसको कहेंगे रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब देखा जाएगा 24-25 में हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ बाइक का, 112 का। इसको मल्टीप्लाई कर तो कितना, 5 से, तो फिर ये कितना हो गया, 560। इसको कंपेयर किया जाएगा, तब पता चलेगा हमारे देश का जीडीपी का ग्रोथ कितना रहा। ये आप मैथ्स वाले हो, आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट साफ दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे जो जीडीपी का ग्रोथ रेट हमें दिख रहा है वो कैलकुलेट कर लेना भाई, वो सही पिक्चर दिखा रहा है, क्योंकि वो कैप्चर कर रहा है कि हमारे देश में ग्रोथ कितना हुआ है, 12% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, 12 बाइक्स एक्स्ट्रा हुए हैं। इसको कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या रियल जीडीपी। ये जो आईएमएफ वालों ने अभी जो अपना रिपोर्ट दिया था, इंडिया कंट्री रिपोर्ट का, बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार का जो जीडीपी का जो डेटा है वो गलत है, क्योंकि आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड दिया है स्टैटिस्टिक्स पे। ये देखो भारत सरकार का डेटा गलत नहीं है, आईएमएफ कह रहा है कि आप जो बेस ईयर इस्तेमाल कर रहे हो ना वो बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, आप इसको अपडेट करो। ठीक है, इसको अपडेट करो, तब एक रियल पिक्चर भारत का दिखेगा। निर्मला सीतारमन ने पहले अनाउंस किया था कि जो नया बेस ईयर होगा जीडीपी का वो है 23, 22, 23, है ना।
जो नया एक मिनट रुको, है ना, जो नया बेस रेट होगा, एक मिनट में चेक कर ले, ठीक है, नहीं सही था। नया जो जीडीपी का जो बेस ईयर है वो हो जाएगा 23, 24, ठीक है, इसमें शिफ्ट किया जा रहा है इसको 22, 23 जो है नया बेस ईयर होगा। ये कह रही है निर्मला सीतारमन, जो थर्ड क्वार्टर आपका जीडीपी का जो डेटा आएगा ना वो 22, 23 के बेस रेट पे होगा, ठीक है। ये पिछले वाली वीडियो जो दिया था ना मैंने, उसमें भी ये मेंशन किया गया है, उसको भी देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ग्रोथ समझ में आ गया। ग्रोथ बेसिकली क्या होता है, स्टैटिस्टिकल होता है। उसमें देखा जाता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपके कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना बढ़ा, उसी को कहते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट जो होता है वो होता है वैल्यू एडेड टर्म, ठीक है, वो बिल्कुल अलग होता है, हमें उससे अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो जब आरबीआई कह रहा है ना कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 7.3% रहेगा, तो आरबीआई कैलकुलेट किस पे कर रहा है, वो रियल जीडीपी की बात कर रहा है, ठीक है। और वो इंक्रीज कर रहा है कि 24-25 के कंपैरिजन में भारत में जो प्रोडक्शन है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कितना बढ़ रहा है, 7.43% बढ़ेगा। ये उसके कहने का मतलब है। यहाँ तक ठीक है, ये होता है ग्रोथ और ये होता है डेवलपमेंट। अब देखो, ठीक है, तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, अब समझते हैं इन्फ्लेशन और ग्रोथ में रिलेशनशिप क्या होता है। देखो, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ना वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन बेसिकली क्या दिखा रहा है, आपके इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, ठीक है। वो कहते हैं इन्फ्लेशन के बेसिकली दो कारण होते हैं, एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। एक कहते हैं वो कॉस्ट पुश। इसको पहले समझ लेते हैं, डिमांड पुल क्या होता है, ठीक है। डिमांड पुल का मतलब होता है यहाँ पे डिमांड जो है ना वो ग्रेटर देन सप्लाई है। जैसे सपोज करो भारत में 100 बाइक्स का डिमांड है, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है कितना, 80 बाइक्स का, तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, इसके कारण क्या होगा, बाइक्स का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। दूसरा जो होता है ना उसको कहते हैं कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश का मतलब क्या है, जैसे इसको इनपुट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे सपोज करो ऑयल है, ऑयल मतलब पेट्रोलियम ऑयल, 80%, 83% जो ऑयल का रिक्वायरमेंट है ना भारत में पेट्रोलियम का, वो हम लोग इंपोर्ट से पूरा करते हैं, यानी कि भारत में नहीं होता, हम बाहर से मंगाते हैं। सपोज करो वर्ल्ड में ऑयल का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसको महंगा तेल मिलेगा, तो वो जो क्रूड ऑयल होगा ना उसको लेकर भारत आएगा, महंगा आएगा, फिर वो उसका बनाएगा पेट्रोल और डीजल, फिर वो क्या करेगा, उसमें अपना वो कॉस्ट जोड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, बाहर से जो उसने कच्चा तेल खरीदा उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ेगा, उसमें टैक्स जोड़ेगा, फिर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, ठीक है, और अपना कॉस्ट भी जोड़ेगा, तो फिर वो आपका बेचेगा मार्केट में। इसका मतलब क्या हो गया, डीजल जो बना के वो बेचेगा वो भी महंगा बेचेगा। उस डीजल का इस्तेमाल करता कौन है, ट्रक वाले। ट्रक वाले आपका किसान से मान लो प्याज लेकर मंडी तक आते हैं, इसका मतलब वो अपना किराया क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसका मतलब फिर मंडी में जब वो आड़ती बैठता है, ठीक है, उसके पास जो प्याज आएगा वो भी महंगा आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो अपना प्रॉफिट जोड़ के उस प्याज को बेचेगा, तो इसका मतलब प्याज का दाम और क्या हो गया, बढ़ गया। फिर वो प्याज चला गया आपका रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो रेस्टोरेंट वाले खाने बनाने में प्याज का इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि रेस्टोरेंट वाले को प्याज महंगा मिल रहा है, तो वो भी क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए आपके खाने का दाम भी क्या करेगा, सब्जियों का दाम बढ़ा देगा, जो वो सब्जी बना के जाएंगे। इसका मतलब जब आप खाने जाओगे रेस्टोरेंट में तो आपको सब्जियां महंगी मिलेगी, है ना। इसका मतलब देखो क्या हो गया, एक छोटी सी चीज़ ऑयल है, इसको यूज़ किया जा रहा है एज अ इनपुट प्रोडक्शन के लिए, और इसका चेन रिएक्शन क्या हुआ, रेस्टोरेंट में हमारे लिए सब्जियों के दाम बढ़ गए, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया ना, महंगाई हो गई। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश। यानी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा
तो फिर जो प्रोडक्शन होगा उसका कॉस्ट भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ये हो जाता है आपका इन्फ्लेशन का। ठीक है, अब देखो ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन देखो तभी बढ़ेगा जब उस चीज़ का उसके लिए डिमांड होगा, है ना। तो इसका मतलब इकोनॉमी में डिमांड कैसे आएगा, क्या पॉपुलेशन डिमांड क्रिएट करता है। देखो हाँ और ना दोनों है। एक बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है, उसको दूर करना पहले। पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन महंगाई बढ़ाता है, हाँ और ना दोनों है। पहले देखो हमारे देश में भी लोग थे, ठीक है, पहले बहुत गरीब थे। आज से 25 साल पहले चले जाओ भारत में आपका वीट और राइस का ज़बरदस्त प्रोडक्शन होता था, लेकिन लोग गरीब थे। तो लोग क्या करते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आपका वीट और राइस खरीद सके। तो इसका मतलब भारत में क्या था, वीट और राइस का डिमांड कम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या लगता था, भारत में तो ज़बरदस्त प्रोडक्शन है, चलो एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट करते थे। फिर आपके देश में इंट्रोड्यूस किया गया मनरेगा। ये सच्ची कहानी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें गारंटी किया गया कि आप जो गरीब आदमी होगा गांव में, जो एम्प्लॉयमेंट चाहता है काम करना, उसको मिनिमम 100 डेज का तो कम से कम गारंटेड जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके बदले उसको मिनिमम वेज मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने। गांव में लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। तो वो पॉपुलेशन जो पहले आटा चावल चीनी नहीं खरीद पाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, अब मनरेगा में काम करने के कारण उसके पास आने लगे पैसे, उसने आटा चीनी चावल का डिमांड करना शुरू कर दिया। तो अचानक भारत सरकार को पता चला कि भाई भारत में इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है चावल और गेहूं का कि भारत अपने आप को बहुत ये समझो। और उस समय ऑन द रिकॉर्ड है, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा था ये जो आपके गरीब हैं ये ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इन चीज़ों का, इसलिए इन चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है। तो अगर पॉपुलेशन के पास परचेजिंग पावर नहीं है तो 1 करोड़ 1 अरब पॉपुलेशन क्यों ना हो, वो 1 किलो आटा भी नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं खरीदने का। तो फिर आटे वाले के पास तो डिमांड ही नहीं है ना। लेकिन उसी पॉपुलेशन के पास परचेजिंग पावर आ जाए तो फिर वो आपका डिमांड करना शुरू कर देगा। तो पॉपुलेशन विद परचेजिंग पावर डिमांड क्रिएट करता है। पॉपुलेशन एज सच विदाउट परचेजिंग पावर कोई डिमांड क्रिएट नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना इसमें। तो फिर लोगों का परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ सकता है एक, अगर जॉब क्रिएशन हो, ठीक है, लोगों को नौकरी मिलनी शुरू हो जाए, या फिर एक तरीका और होता है लोन सस्ता कर दो। ठीक है, अब देखो आरबीआई तो नौकरी देता नहीं, वो 100 इस साल में 2 साल में 100 अपने आरबीआई ग्रेड बी वाले को रिक्रूटमेंट का निकालता है, तो उससे तो नौकरी बनने वाली है नहीं। तो फिर आरबीआई ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर सकता। तो जॉब क्रिएट करने की संभावना किसकी होती है, ये गवर्नमेंट का काम है, वो रिक्रूटमेंट करेगा। या फिर वो इनडायरेक्ट वे में जॉब को क्रिएट कर सकता है। देखो वह कैसे, आरबीआई ने कह दिया कि जो है ना, मैंने रेपो रेट कम कर दिया, तो रेपो रेट उसने कम कर दिया, तो फिर इसका इन थ्योरी बैंक भी अपना रेपो रेट कम, अपना भी लेंडिंग रेट कम करेंगे। तो सपोज करो बैंक पहले कहते थे ना, अगर कार लोन लोगे तो हम 8% का इंटरेस्ट रेट हिसाब से चार्ज करेंगे। भारत में बहुत सारे लोग कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो हम 8% का इंटरेस्ट रेट्स हम नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, तो फिर वो चाहते हुए भी नहीं खरीद सकते क्योंकि उनको लगता है कि लोन कार का बहुत महंगा है। तो फिर आरबीआई ने क्या किया, उसने कहा ना, हमने अपना रेपो रेट कट कर दिया 0.25% से। तो इन थ्योरी बैंक भी कितना कट कर देंगे, 7.25% से, तो सॉरी कितना हो जाएगा, 7.75 हो जाएगा, 8 से घट के कितना हो जाएगा, 7.75 हो जाएगा। तो फिर वो लोग जिनको लगता था कि 8% का जो इंटरेस्ट रेट से बहुत महंगा है, उनको लगेगा कि नहीं, 7.75% का जो ईएमआई बनेगा वो तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब वो लोग कार खरीदना शुरू कर देंगे। तो जब वो कार खरीदना शुरू कर देंगे तो फिर वो आपका मारुति को बोलेंगे
मुझे कार दो। मारुति इतने डिमांड के लिए तो प्रिपेयर नहीं था, मारुति का स्टॉक ख़त्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई बढ़ाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, कार का दाम तो थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन फिर मारुति क्या करेगा, अरे भारत में तो कार का बहुत ज़्यादा डिमांड है, मारुति क्या करेगा, एक नया फैक्ट्री सेटअप करेगा गुजरात में, वो कार का प्रोडक्शन करेगा। मारुति जब अपना फैक्ट्री लगाएगा नया कार के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसका मतलब वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगा। फिर मारुति को स्टील चाहिए, पेंट चाहिए, टायर चाहिए, ये चाहिए, तो फिर वो स्टील वाले को, टाटा स्टील को कहेगा मुझे कार बनाने के लिए स्टील चाहिए, तो टाटा स्टील उसके डिमांड को पूरा करने के लिए अपने यहाँ फैक्ट्री लगाएगा, फिर वो नया जॉब क्रिएट करेगा। टाटा स्टील को नया फैक्ट्री लगाने के लिए फिर उसको ज़रूरत पड़ेगा मशीन्स का, उसको ज़रूरत पड़ेगा सीमेंट का, तो फिर सीमेंट वाले मशीन वाले को कहेगा, तो फिर सीमेंट और मशीन वाले क्या करेंगे, डिमांड को पूरा करने के लिए और फैक्ट्री लगेंगे। इस तरह से भारत में जॉब्स का क्रिएशन होगा। तो जैसे ही जॉब्स का क्रिएशन होगा, वो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो वो भी इकॉनमी में बहुत सारा सामान खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, इससे इकॉनमी में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। इकॉनमी में क्या होगा, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसी को तो ग्रोथ कहते हैं। यहाँ तक तो देखो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, कार का डिमांड तो रातों रात बढ़ सकता है ना। जैसे जीएसटी कट हुआ तो ज़बरदस्त कार का डिमांड हुआ, और लोग कहते हैं कि टू व्हीलर वाले कार को खरीदे बहुत जम के। यहाँ पे देखो, मारुति को कार के प्रोडक्शन बढ़ाने में टाइम लगेगा, क्योंकि फैक्ट्री लगाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो गया। इसका मतलब कार का दाम बढ़ने लगा, तो डिमांड के कारण, ठीक है, ग्रोथ तो बढ़ गया आपका, लेकिन इन्फ्लेशन का भी खतरा आपके लिए बढ़ गया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन दिखाता है कि आपके इकोनॉमी में डिमांड है, आप उस डिमांड को पूरा करने के लिए पॉलिसी बनाओ, जो सप्लाई साइड में जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करो, इससे आपका इकोनॉमी तो ग्रो करेगा ना। लेकिन इकोनॉमिस्ट के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होता है, जिनकी फिक्स्ड सैलरी होती है। फिक्स सैलरी का मतलब बंधा बंधाया तनख्वाह मिलता है, क्योंकि उनकी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कोई, सरकार उसका हर साल तो सैलरी बनाने से रहा, तो अगर दाम बढ़ जाएगा, हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, इसका मतलब रुपये की परचेजिंग पावर घट गई, उस आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, धीरे धीरे गिरने लगेगा, लोग नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तो आप जानते हो, आपके पास वोटिंग का पावर है और आप सत्ता से उसको हटा दोगे। याद है दिल्ली में सीएम थी सुषमा स्वराज, प्याज का दाम उस समय हो गया था 50 रुपीज़ किलो। प्याज ने ऐसा कमाल किया कि बीजेपी उसके बाद जो पावर से गई, वो अभी वापस पावर में आई है। इन्फ्लेशन से लोग बहुत डरते हैं, पॉलिटिशियंस बहुत डरते हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कहेगा कि हम एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, हम नया फैक्ट्री सेटअप नहीं कर रहे हैं। आरबीआई क्या कहेगा, अपना लोन का रेट बढ़ा देगा। लोन का रेट बढ़ा देगा तो लोन महंगा हो जाएगा, लोग ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, कार का डिमांड कम होगा, तो फिर कार का डिमांड जब कम होगा तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, पहले डिमांड को अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए कार का प्रोडक्शन कम करेंगे। अगर डिमांड और गिरता जा रहा है तो फिर वो क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर और डिमांड गिरता चला जाए तो फैक्ट्री ही बंद कर देंगे। इससे हमारे देश में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ कम होगा, खतरा हो जाता है रिसेशन का। इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का जो मेन रोल है ना, वो डिमांड, ठीक है, वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में ना एक बैलेंस मेंटेन करके रहे। एक इन्फ्लेशन का रेट इतना रखे कि वो ग्रोथ को एडवर्सली प्रभावित ना करे। ठीक है, ताकि ग्रोथ बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है, हमें 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना है, तो ग्रोथ रेट तो बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा भारत को। लेकिन इसके साथ साथ जो खतरा होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, उसको काबू में रखना है। यही गवर्नमेंट और आरबीआई का रोल होता है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके चलो, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, फ्यूचर ग्रोथ, हाई रेट ऑफ ग्रोथ, वो हम लोग अचीव कर सके। यही इसका मतलब होता है। ठीक है।
यहाँ तक ठीक है। अब देखो, शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, डिसइन्फ्लेशन। संजय मल्होत्रा साहब ने कहा कि हमारी इकॉनमी में डिसइन्फ्लेशन है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, इट रिफर्स टू द स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, इसका मतलब क्या होता है? हमारे देश में महंगाई, ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, लेकिन जो महंगाई के बढ़ने की जो रफ्तार है ना, रेट है, वो कम हो रहा है। जैसे सपोज करो, इन्फ्लेशन जो था मार्च में, वो था आपका कितना, 2.5%। एग्जाम्पल है। फिर आ गया आपका अप्रैल, अप्रैल में ये हो गया 2.2%। फिर आ गया आपका मई, मई में हो गया कितना, 2%। फिर आ गया जून, जून में ये कितना हो गया, 1.5%। सपोज करो, यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन तो है, महंगाई तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उसका जो बढ़ने का रेट है ना, वो देखो कम होता जा रहा है। महंगाई पहले बढ़ा 2.5 से, फिर घट के हो गया 2.2, फिर हो गया 2%, फिर हो गया 1.5। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, उसमें स्लो डाउन आ रहा है। यानी कि आप कार चला रहे थे, पहले चला रहे थे 80 के स्पीड पे, फिर कार आपने कर दिया 70 पे, फिर कर दिया आपने कितना, 60 पे, फिर कर दिया 50 पे। कार आपका मोशन में है। जो एक्सेलरेशन रेट है ना, वो बेसिकली जो स्पीड उसकी है, वो स्पीड आप क्या कर रहे हो, उसको धीरे धीरे कम कर रहे हो। तो इन्फ्लेशन, यहाँ डिसइन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन जो प्राइस के बढ़ने का जो रेट है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ये याद है? अब देखो, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या था? कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। डिफ्लेशन में क्या होता है? उल्टा। इसमें क्या होता है? कंसिस्टेंट रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। इसमें रियली दाम कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दाम गिरते चले जा रहे हैं, ठीक है। और अगर दाम गिरता चला जा रहा है तो फिर करेंसी की परचेजिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। उसको कहते हैं डिफ्लेशन। ध्यान रखना, डिसइन्फ्लेशन ये आएगा एग्जाम में कहीं भी ना कभी, यही होता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है भारत में? गवर्नर साहब कहते हैं कि जो सेकेंड क्वार्टर था 25-26 का, उसमें इन्फ्लेशन था, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो था 1.7%, ठीक है, जो अक्टूबर में घटकर हो गया 0.3%। इसमें क्या होता है? आरबीआई ने अडॉप्ट किया है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसको अडॉप्ट किया था 2016 में। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को टारगेट देता है कि आपके लिए ये टारगेट है इन्फ्लेशन का। तो उसमें इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा है ना, वो है आपका 4% ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें ±2% हो सकता है। इसका मतलब मिनिमम जो हो जाएगा वो कितना होगा? 2%, और मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा? 6%। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज़ीरो हो जाए तो वो भी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता। आरबीआई कह रहा है कि जब से 2016 से उसने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अपनाया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन 0.3% तक गिर गया है। इसका मेन कारण उसने बताया है ना कि फूड प्राइसेस वगैरह में बहुत ही कमी आई है, तेल के दाम में भी आपकी कमी आई है। ये तो देखो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है भारत में। सवाल ये उठता है कि इन्फ्लेशन को भारत में मेजर कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया ना, सीपीआई। भारत में देखो दो इंडेक्स है, एक है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, ये बेसिकली एक सिलेक्टेड गुड्स का एक लिस्ट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। उस गुड्स के लिस्ट का ना प्राइस का कंपैरिजन किया जाता है। तो डब्ल्यूपीआई, तो गुड्स जो होगा वो कौन सा होगा? देखो, गुड्स का हम लोग बात सुनते हैं ना, ये क्या है? थोक विक्रेता है, बल्क में खरीदता है। और एक होता है रिटेल, फुटकर विक्रेता है, ठीक है। हम और आप जो प्याज खरीदते हैं, वो 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो खरीदते हैं, उसको कहते हैं रिटेल प्राइस। एक होता है बल्क प्राइस। बल्क प्राइस क्या होता है? जो मंडी में मिलता है, ठीक है। तो जब डब्ल्यूपीआई में अगर ऑनियन शामिल है, प्याज शामिल है जो है, तो उसमें जो प्राइस का कैलकुलेशन किया जाएगा ना, वो देखा जाएगा कि मंडी में इसका प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। वो शामिल किया जाता है डब्ल्यूपीआई में। ये याद रखना, इसी को कहते हैं होलसेल प्राइस। इसमें ना टैक्स वगैरह शामिल नहीं किया जाता। भारत में डब्ल्यूपीआई का डेटा भी हर महीने रिलीज़ किया जाता है, और इसको रिलीज़ करता कौन है?
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, एक समय था जब WPI मेन था, लेकिन अब WPI से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिफ्ट कर गया है किस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। तो फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी ना याद रखना, इसमें सर्विस शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ गुड्स शामिल होते हैं। तो फिर इसमें कौन सा प्राइस रखा जाएगा इसमें भी जैसे अनियन शामिल है, तो वो रिटेल प्राइस। हम और आप जो खरीदते हैं ना, घर वाले, हाउस होल्ड, ये देखो वर्ड यूज किया ना, इट टेक्स इनटू अकाउंट द रिटेल प्राइसेस यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स ऑफ सेलेक्टेड गुड्स। तो हम और आप जो प्याज खरीदेंगे ना जिस दाम पे रेडी वाले ठेले वाले से, उस प्राइस को शामिल किया जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो इसमें रिटेल प्राइस को शामिल किया जाता है, और होलसेल प्राइस में ना बल्क होलसेल प्राइस को शामिल किया जाता है, जो मंडी वगैरह में आपका बिकता है। यह तो ठीक है। CPI को रिलीज करता कौन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये रिलीज किया जाता है एवरी मंथ। अब देखो CPI जो है ना वो दो है, एक ऑल इंडिया CPI है, ठीक है, और एक जो है ना हर स्टेट के लिए फिर अपना अलग अलग CPI होता है। तो फिर जो ऑल इंडिया CPI है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूरल और अर्बन। ठीक है, गांव वालों के लिए अलग है, शहर वालों के लिए अलग है। तो फिर CPI का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसको यूज किया जाता है एज अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन का डेटा आप देखते हो, और जो गवर्नमेंट कहता है कि हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है 4% रखना, 1%, 2% रखना, वो CPI के बारे में बोलता है। फिर इस डेटा को गवर्नमेंट इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड मॉनिटरिंग प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको डिफ्लेटर के रूप में यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट, GDP के कैलकुलेशन के लिए। जैसे आप GDP में सुनते हो ना, बेस नॉमिनल GDP, उसमें फिर GDP डिफ्लेटर को इस्तेमाल करके उसका बेस ईयर का निकाला जाता है, रियल GDP का कैलकुलेशन किया जाता है। और फिर आप सुनते हो ना, सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, DNS अलाउंसेस बढ़ा दिया अपने कर्मचारियों का। तो ये जो महंगाई भत्ता जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो बढ़ाता है, तो उसमें फिर वो देखता होगा ना कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, तो फिर वो किस इंडेक्स की तरफ देखता है, CPI की तरफ देखता है। तो उसको इंडेक्सिंग के लिए यूज किया जाता है फॉर DNS अलाउंसेस टू द एम्प्लॉइज फॉर इंक्रीज इन सैलरी में जो बढ़ता है। ठीक है, अब देखो जो CPI है उसका जो बेस ईयर है 2012, निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है, इसको चेंज करके किया जाएगा कितना, 2024। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। फिर इसके अंदर जो है ना गुड्स एंड सर्विस, गुड्स है सॉरी, सर्विसेज नहीं है, उसको इन्होंने क्या किया है, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है। एक है फूड एंड बिवरेजेस, जैसे चाय वगैरह क्या होता है, बिवरेजेस में आ जाता है। उसका CPI में वेटेज कितना है, 45.86, सबसे ज़्यादा वेटेज इसको दिया गया है। दूसरा है पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, शराब वगैरह इसमें आ जाएगा, उसका वेटेज है 2.38। फिर है क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.53, हाउसिंग 10.07, फ्यूल एंड लाइट, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, फ्यूल का मतलब हो गया डीजल, पेट्रोल, ये सब आपका शामिल हो जाएगा, 6.84। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो दिया गया है फूड एंड बेवरेजेस को, 45.86, और सबसे कम वेटेज किसको है, पान, टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दो वर्ड यूज करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। जब RBI का गवर्नर कहता है हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन इतना इतना परसेंट था, तो बेसिकली रेफर कर रहे हैं किसकी ओर, ऑल इंडिया CPI, स्टेट का नहीं, ऑल इंडिया CPI की ओर इशारा कर रहे हैं। तो फिर कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन जो होता है ना CPI का ही होता है, लेकिन उसमें एक्सक्लूड क्या कर देते हैं, फूड एंड एनर्जी आइटम्स। फूड और एनर्जी को क्यों इसमें से हटाते हैं, कोर का होता है मेन। फूड और एनर्जी का जो प्राइस है ना बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे बहुत होता है। कोर इन्फ्लेशन बताता है ना बेसिकली इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन है, यानी कि आपके इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, लॉन्ग टर्म कारण क्या है उसके। तो फूड और एनर्जी क्योंकि फ्लक्चुएट बहुत करता है, इसको हटा के बाकी जो CPI के इंडेक्स का जो पार्ट है ना वो कोर इन्फ्लेशन बताता है। ये सब एग्जाम में रहता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको जरूर याद रखना। यहाँ तक ठीक है, चलो अब देखो हम लोग आ जाते हैं RBI पे वापस। RBI के पास क्या क्या टूल्स है जिससे कि वो मैनेज करेगा इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ या ग्रोथ। इसमें एक वर्ड सुनते होते हो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो पहले एक सिंपल सा वर्ड जान ले, लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल ले मैन के लैंग्वेज में कहना, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। मार्केट में बेसिकली पैसा कौन प्रोवाइड करता है? मार्केट में देखो पैसा प्रोवाइड करता है बैंक्स। बैंक्स हमें देता है लोन, तब हम लोग खरीदते हैं कार, ठीक है, और फिर इससे डिमांड का क्रिएशन होता है। अगर डिमांड सप्लाई में गैप हो गया तो फिर इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ेगा। या फिर डिमांड को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दे। तो वो कैसे बढ़ा देगा? वो इंटरेस्ट रेट्स को कट कर देगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, इसका मतलब टाटा कंपनी को लोन सस्ता मिलेगा, उस लोन का इस्तेमाल करके वो कार बनाएगा, तो कार भी क्या होगा? सस्ता होगा। तो सस्ता कार बनाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे, इससे इकोनॉमी में क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। ये हो सकता है ना। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, इसके कारण डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सप्लाई इतना नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन होगा। और दूसरा, अगर मार्केट में पैसे की कमी है, ठीक है, लोग पैसा चाहते हैं लेकिन मार्केट में उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है? टाटा बिरला कंपनी सेटअप नहीं कर पा रहा है, फैक्ट्री सेटअप नहीं कर रहा है, जॉब्स का क्रिएशन नहीं हो रहा है, इससे ग्रोथ पे क्या होगा? बुरा असर होगा। तो फिर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सिचुएशन के हिसाब से, अगर मार्केट में ग्रोथ को प्रमोट देना करना है तो फिर लिक्विडिटी का सप्लाई क्या करेगा? बढ़ाएगा। और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मार्केट से पैसा खींचेगा, यानी लिक्विडिटी का सप्लाई क्या करेगा? वो कम करेगा। इसके लिए जो आरबीआई यूज करता है ना वर्ड, वो कहता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसी के तहत ये काम करता है, सप्लाई को बढ़ाना और घटाना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2020 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हम कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, जो 1998 का कमेटी था, ठीक है। ये मॉनेटरी टूल है आरबीआई के पास, जिससे कि वो बैंक्स के शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी का क्राइसिस है उसको वो मीट करता है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है ना, वो सिर्फ ओवरनाइट पीरियड के लिए है, यानी कि ये कितना है? 24 आवर्स के लिए यूज़ किया जाता है एलएएफ। अगर पैसे का रिक्वायरमेंट है आपको तो हम आपको सप्लाई करेंगे, लेकिन 24 आवर्स के लिए। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आपसे पैसा हम खींचेंगे, तो ये पीरियड जो होगा ना, वो ओवरनाइट पीरियड होता है। नॉर्मली कितना होता है? 24 आवर्स के लिए होता है। और आरबीआई ने इस पर लिमिट सेट कर रखा है कि ये जो लिक्विडिटी होगा मार्केट में, मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना होगा, जिससे कि हम कंफर्टेबल हैं, ताकि हम ग्रोथ के टारगेट को मेंटेन कर सकें और इन्फ्लेशन के टारगेट को भी हम मेंटेन कर सकें, ठीक है। इसी के लिए उसने इंट्रोड्यूस किया है एलएएफ, ठीक है। अब देखते हैं आरबीआई के पास टूल्स क्या है लिक्विडिटी के मैनेजमेंट करने के लिए। एक होता है पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है। ये जो आप सुनते हैं ना, रेपो रेट को उसने घटा के 5.25% कर दिया, वो बेसिकली पॉलिसी रेपो रेट होता है। सिंपल से अगर परिभाषा यूज़ करें, टेक्निकल में ना जाके, तो ये वो फैसिलिटी है जिसके तहत आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। तो फिर बैंक्स इसके बदले में आरबीआई के पास गिरवी क्या रखते हैं? सिक्योरिटी क्या रखते हैं? तो इसके बदले बैंक्स को आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। एक होता है फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेट कितना है? 3.35, और पॉलिसी रेपो रेट अभी कितना हो गया? 5.25, ठीक है। ये तो ठीक है, 5.25, ठीक है। तो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। एक्चुअली एक तरह का लोन है जिसमें बैंक्स आरबीआई को लोन दे रहे हैं, तो फिर आरबीआई इसके बदले में बैंक्स को गिरवी के रूप में क्या रखता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका मतलब देखो, रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, इसमें कोलैटरल के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, गिरवी के रूप में क्या यूज किया जा रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें आरबीआई बैंक से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड। हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म पीरियड बोल रहे हैं ना, तो वो 24 आवर्स के लिए बोल रहे हैं। तो इसका मतलब फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दोनों क्या कहता है? आरबीआई पैसा एक्सेप्ट करता है बैंक से फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस देखो ये है कि जो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट होता है उसमें यूज़ किया जाता है कोलैटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कोई कोलैटरल नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे आरबीआई जब बैंक से पैसा लेगा तो उसके बदले गिरवी कुछ भी नहीं रखेगा।
एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है बैंक्स को। तो फिर पॉलिसी रेपो रेट से डिफरेंस क्या हो गया? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में यहाँ पे कोई कोलैटरल यूज नहीं किया जाता, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे गिरवी के रूप में नहीं रखा जाता। बैंक रेट, अगर नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो है कि इसमें लॉन्ग टर्म लोन देता है वो बैंक्स को। एक्चुअली यहाँ पे ना बैंक्स के बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो डिस्काउंट करता है, इसको डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं बैंक रेट को। ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करता है फ्रॉम बैंक्स। ओएमओ अभी एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ तो ठीक है। ठीक है, फिर एक होता है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये वो परसेंटेज है जो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और ये परसेंटेज होता है किसका? नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं एनडीटीएल। ठीक है, और ये रखना पड़ता है नॉर्मली किसमें? कैश के फॉर्म में। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो अभी 18% है। इसमें बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ना, उनको अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज रखना पड़ता है, अपने ही पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-Secs के रूप में। तो सीआरआर, एसएलआर जो है ना, वो रिजर्व रेशियोज हैं। ठीक है, वो बैंक्स को रखना पड़ता है। रेपो, रिवर्स रेपो, या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, या फिर आपका एचडीएफ, ठीक है, बैंक रेट, ये सब क्या होता है? रेट्स होते हैं, पॉलिसी रेट्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, एक वर्ड हो जाता है लिक्विडिटी इंजेक्शन, और एक होता है लिक्विडिटी सक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? डॉक्टर हमारे शरीर में इंजेक्शन लगाता है, इसका मतलब दवाई हमारे शरीर के अंदर जा रहा है ना। सक का मतलब क्या होता है? खींचना। तो यहाँ पे इंजेक्ट या सक किया जा रहा है क्या? लिक्विडिटी, पैसा, सिंपल से वर्ड में। अगर आरबीआई को इकोनॉमी में ग्रोथ को सपोर्ट करना है, इसका मतलब क्या हो गया? मनी सप्लाई को उसको बढ़ाना होगा, यहाँ पे मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाना होगा। तो फिर आरबीआई यहाँ पे लिक्विडिटी क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा। ठीक है, इंजेक्ट करेगा। तो फिर इसके पास टूल्स क्या हैं? वही है रेपो, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओएमओ है, सीआरआर है, एसएलआर है, ठीक है, एचडीएफ भी है, वही सारे टूल्स हैं। तो ये क्या करेगा? सबको कम करना शुरू कर देगा, रिड्यूस करेगा। जैसे वो क्या करेगा? रेपो रेट को कम कर देगा। तो जैसे ही रेपो रेट कम होगा, बैंक्स भी अपने लोन का रेट कम करेंगे। तो जैसे ही आपका बैंक अपना रेट कम करेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना शुरू करेंगे, मार्केट में पैसे का सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। टाटा फैक्ट्री लगाएगा, जॉब्स का क्रिएशन होगा, डिमांड बढ़ेगा, फिर इकोनॉमी में क्या होगा? ग्रोथ होगा। ठीक है, यहाँ तक तो देखो समझ में आ रहा है। यहाँ पे वो फिर रिवर्स रेपो को क्या करेगा? क्या रिवर्स रेपो तो ये होता है ना, जिसमें आरबीआई पैसे एक्सेप्ट करता है फ्रॉम बैंक्स। क्या रिवर्स रेपो को बढ़ाएगा या घटाएगा? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना है, तो क्या आरबीआई रिवर्स रेपो को बढ़ाएगा या घटाएगा? ठीक है, देखो, रिवर्स रेपो में क्या होता है? बैंक्स पैसा रखते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, बैंक्स आरबीआई के पास पैसे क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो, आरबीआई के पास जब पैसा रखेंगे तो वो पैसा 100% सेफ है, वो एनपीए तो बनने वाला नहीं। क्योंकि एनपीए बन जाता है ना, तो फिर जिस ऑफिसर ने लोन सैंक्शन किया उसके लिए मुसीबत हो जाती है बैंक के मैनेजमेंट के लिए मुसीबत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रहता है? सेफ रहता है। चलो, आरबीआई 3.35% तो देगा, लेकिन जब आरबीआई के पास आप पैसे रखते हो ना, तो फिर इससे क्या होता है? एक, आरबीआई वो पैसे इस्तेमाल करके कहीं फैक्ट्री सेटअप तो करने वाला नहीं। तो जब फैक्ट्री सेटअप नहीं करेगा तो जॉब्स का क्रिएशन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। आरबीआई चाहता है कि बैंक्स उसके पास पैसे ना रखें। आरबीआई चाहता है क्या? बैंक्स ये पैसे मार्केट में दें। तो वो कहता है क्या? तुम कमर्शियल बैंक हो, तुम्हारा मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो हम तुम्हारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कट कर देते हैं, हम उसको 3% कर देते हैं। तो जैसे वो 3% करेगा रिवर्स रेपो रेट, इसका मतलब बैंक्स को नुकसान होगा ना, क्योंकि फिर बैंक सोचने लगता है आरबीआई के पास रखेंगे तो 3% दे देंगे, लेकिन मुकेश अंबानी को दे देंगे कम से कम 7% पे तो देंगे, 4% का तो प्रॉफिट मार्जिन आएगा। इसीलिए यहाँ पे आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कट करके बैंक को डिस्करेज करता है कि आप हमें पैसा मत दो, आप इसको मुकेश अंबानी को दे दो। फिर मुकेश अंबानी फैक्ट्री लगाएगा,
नया जॉब का क्रिएशन होगा, ग्रोथ बढ़ेगा वगैरह वगैरह, सब अपना वो होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए रिवर्स रेपो रेट को भी ना वो कट करेगा। इस लॉजिक से ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेगा एग्जाम्स में। लिक्विडिटी सक्शन अगर उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो फिर उसको मार्केट से पैसा खींचना पड़ेगा, क्योंकि इससे बैंक्स की लेंडिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो है ना, रेपो, फिक्स्ड रेपो रेट है ना, तो रेपो हो गया, फिक्स्ड रेपो रेट, स्टैंडिंग हो जाएगा, फिर एमआरएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो जाएगा, ये सारे क्या करेगा, वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, तो जब वो रेपो रेट बढ़ाएगा लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा तो फिर लोग कम लोन लेंगे, लोग कम लोन लेंगे तो फिर मार्केट में पैसे का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे डिमांड कम हो जाएगा, तो फिर एक समय आएगा जब डिमांड सप्लाई बराबर हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। सेम लॉजिक देखो सीआरआर और एसएलआर पे भी होता है, ठीक है। अगर उसको मार्केट से पैसा खींचना है तो सीआरआर एसएलआर बढ़ा देगा। इसका मतलब बैंक के कुछ पैसे यहाँ पे फंस गए ना, बैंक के लोन देने की क्षमता उतनी कम हो गई ना। अगर सीआरआर उसने बढ़ा दिया तो इसका मतलब बैंक के लोन देने की क्षमता कम हो गई, एसएलआर बढ़ा दिया तो बैंक के लोन देने की क्षमता कम हो गई, इससे मार्केट में पैसे का फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। कन्वर्सली अगर उसको बढ़ाना है मार्केट में पैसे का फ्लो, तो सीआरआर एसएलआर कट कर देगा। इससे बेसिकली क्या होगा, बैंक्स के पास पैसे फ्री हो जाएंगे, वो बैंक क्या करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में लोन देना शुरू कर देगा, इससे मार्केट पैसे का फ्लो बढ़ेगा। ओएमओ अभी एक्सप्लेन कर देते हैं हम, ये तो ठीक है, डिफरेंस है पहले ही बता दिया, ये आपका डिफरेंस है। अब देखो ओएमओ क्या होता है ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करता है। बोरो करने का एक तरीका होता है, वो आरबीआई से नोट छपवा लेता है, लेकिन नोट छपवाएगा, ज़्यादा नोट छपवाएगा तो फिर इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आरबीआई को ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड बना के देता है। गवर्नमेंट कहता है 100 रुपये का बॉन्ड है, 10 साल का है, और हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे कितना, 8%। ये बॉन्ड सपोज करो जारी हुआ 2020 में, इसका मतलब ये मैच्योर कब करेगा, 2030 में। 10 ईयर्स का बॉन्ड है, इसका मतलब मैच्योरिटी होगा 2030 में। ये जो 100 रुपीज़ है ना, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। 10 ईयर्स जो है ना, इसको कहते हैं क्या, टेन्योर, या ड्यूरेशन भी हम लोग कहते हैं, लेकिन मार्केट की भाषा में इसको कहते हैं टेन्योर, ठीक है। और ये जो 8% है ना, इसको इंटरेस्ट रेट्स, या मार्केट की भाषा में इसको कहते हैं कूपन रेट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये बना के दे दिया आरबीआई को। ये आरबीआई, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। आरबीआई इसको लेकर आ गया मार्केट में, फिर वो इसको सेल करेगा, तो फिर इसको बाई कौन करेगा, बैंक्स। बैंक्स क्यों बाई करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, बैंक्स इसलिए बाई करते हैं क्योंकि ये सेफ होता है। भारत में एक ही आदमी है जो 100% सेफ होता है, ठीक है, जिसमें कोई प्रोविजनिंग नहीं होता, कोई आपका वो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका पैसा हमेशा वापस करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको नोट छापने की असीमित शक्तियाँ हैं। वो बेसिकली क्या करेगा, नोट छाप के आपको दे देगा। तो आपका जब गवर्नमेंट को आप पैसा देते हो तो इसका मतलब 100% सेफ है। दूसरा, बैंक्स क्यों खरीदते हैं, क्योंकि आपने पिछले डेफिनेशन में देखा, अगर उसको रेपो रेट पे लोन चाहिए बैंक आरबीआई से, तो उसको गिरवी के रूप में रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का वो नहीं रखेगा अपने पास खजाना, तो फिर वो रेपो में कैसे लोन ले सकता है आरबीआई से। आप एसएलआर के डेफिनेशन में देखो, बैंक को रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं खरीदेगा आरबीआई से, तो फिर एसएलआर का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करेगा। तीसरा देखो, बैंक को कमाई हो रही है ना, क्योंकि इसमें उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। ये सब रीज़न है कि बैंक इसको खरीदते हैं। तो सपोज करो 2020 में आरबीआई इसको लेकर आ गया उसने बेच दिया किसको, एसबीआई को। इसका मतलब एसबीआई ने 100 रुपये दे दिया आरबीआई को, आरबीआई इसको हर साल 8% इंटरेस्ट पे करेगा गवर्नमेंट से लेकर, और फिर 2030 में क्या होगा, बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो आरबीआई एसबीआई को कहेगा ये लो अपना 100 रुपये और ये कागज़ का टुकड़ा हमें दे दो।
कर्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खत्म हो गया। अब हम लोग आ गए किस में, 2025 में। आरबीआई को क्या लगता है कि अभी ना मार्केट में पैसे की कमी है, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हमें एसबीआई को और पैसे देने चाहिए। एसबीआई के पास आ गया मुकेश अंबानी, वो कहता है कि मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, और वहाँ पे ना हम अपना मोबाइल का हैंडसेट बनाएंगे। सपोज करो एसबीआई के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब एसबीआई अंबानी को पैसे नहीं दे पाएगा, तो फिर वो मोबाइल फैक्ट्री नहीं बनेगा, जॉब का क्रिएशन नहीं होगा, तब तो नुकसान हो गया ना भारत को। आरबीआई कहता है कोई इशू नहीं है। आरबीआई कहता है ये जो 2020 का जो बॉन्ड है ना, आप हमें मुझे बेच दो, ठीक है। तो एसबीआई क्या देखेगा, एसबीआई देखेगा कि अगर हम ये बॉन्ड वापस बेच दिए आरबीआई को, तो आरबीआई एसबीआई को कितना देगा, 100 रुपये, ठीक है। एसबीआई को यहाँ पे नुकसान क्या होगा, उसको अब 8% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एसबीआई सोचता है क्या, चलो गवर्नमेंट का 8% हमें इंटरेस्ट दे रहा था, उसका मुझे नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि सामने कौन बैठा है, अंबानी बैठा है, अंबानी से तो हम 11% ले ही लेंगे, इसका मतलब 3% एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट रेट्स मिल ही जाएगा, और अंबानी का डिफ़ॉल्ट करने का चांस ना के बराबर है, तो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया, 3% का एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। तो एसबीआई क्या करेगा, फटाफट वो बॉन्ड बेच देगा आरबीआई को। आरबीआई ने 100 रुपये एसबीआई को दे दिए, एसबीआई ने अंबानी को दे दिया, अंबानी ने फैक्ट्री सेटअप कर दिया, जॉब का क्रिएशन हुआ, इसका मतलब हमारे देश में ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तक ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है, ये 2025 है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मोदी साहब को इलेक्शन लड़ना है, मोदी साहब को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोग हमें वोट नहीं देंगे। इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एसबीआई के पास बहुत पैसा है, वो जम के पैसा लुटा रहा है, लोग जम के लोन ले रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, और उतना प्रोडक्शन है नहीं, इसलिए सारा सामान का दाम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तब यहाँ पे आरबीआई क्या कहेगा एसबीआई को, वो मार्केट में आ जाएगा और वो और बॉन्ड बेचेगा। एसबीआई को बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, तो अगर मान लो 100 रुपये का बॉन्ड एसबीआई ने फिर खरीदा, इसका मतलब एसबीआई की लोन देने की क्षमता कितने से कम हो गई, 100 रुपये से कम हो गई, मार्केट से 100 रुपये गायब हो गए। फिर यहाँ पे लोन का डिमांड क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे फिर क्या होगा, मार्केट में पैसे की कमी होगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब डिमांड सप्लाई बराबर जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ना कम हो जाएगा। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इस्तेमाल करता है आरबीआई टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, उसी को कहते हैं ओएमओ। तो अगर ग्रोथ को प्रमोट करना है तो आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को क्या करेगा, बाय करेगा, बाय बैक करेगा फ्रॉम बैंक्स। वही अनाउंस किया ना उसने, 1 लाख करोड़ का वो बाय बैक करेगा ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। अगर उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो फिर आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करेगा, ठीक है, वो उसको सेल करेगा। तो एलएएफ और ओएमओ में ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा, ये याद रहेगा। तो ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ओएमओ के अंदर आरबीआई क्या करता है, बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बायबैक करता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ओएमओ के तहत वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करता है, बैंक्स को सेल करता है, इससे लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ेगा या घटेगा। ये क्लियर है, इस तरह से ओएमओ काम करता है। फिर आरबीआई ने अनाउंस किया है रुपी डॉलर्स स्वैप ऑक्शन। उसने कहा है ना कि वो $5 बिलियन का इस मंथ रुपी डॉलर स्वैप ऑक्शन करेगा, ठीक है। उसने पहले भी किया है, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों वो $5 बिलियन का ही करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, ये ना एक फॉरेन एक्सचेंज टूल है ऑफ द आरबीआई टू इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड ऑल्सो अ टूल टू स्टेबलाइज द करेंसी रेट्स ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ठीक है। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का नहीं है, ये बेसिकली क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने का है, ठीक है। जैसे जैसे देखो लिक्विडिटी का कैसे होता है, भारत में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है आरबीआई। तो अगर किसी की डॉलर खरीदना है, किसी को बेचना है, तो उसको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। आरबीआई ये सब झंझट में नहीं करना पड़ता।
आरबीआई ने कुछ को लाइसेंस दे रखा है, उसको ये कहता है ऑथराइज डीलर्स, ठीक है। और मेनली कौन होते हैं? बैंक्स। तो अगर हमें विदेशी मुद्रा चाहिए तो हम जाते हैं बैंक्स के पास, और मान लो विदेश से हम आए, हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है डॉलर्स, तो फिर हम बैंक्स में जाके एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि भारत में तो रुपी चलता है, डॉलर तो चलता नहीं है। भारत में बैंक्स बेसिकली क्या है? ऑथराइज डीलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज। देखो होता क्या है, बाहर से कोई आदमी आया ठीक है, एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर भारत में लेकर आया $100, तो फिर वो क्या करेगा? $100 लेकर आएगा, तो फिर वो क्या करेगा? भारत में आएगा, वो एक्सचेंज करेगा, उसको एक्सचेंज करेगा रुपीज़ में, बैंक से कर दिया। तो मान लो 80 रुपीज़ चल रहा है $1, तो उस एक्सपोर्टर के पास 8,000 रुपये आ गए। तो फिर वो 8,000 रुपये लेके क्या करेगा? मार्केट में जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करना शुरू करेगा। और अगर उतना गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि बैंक्स के पास पैसे की कमी है, ठीक है, बैंक्स के पास पैसे की कमी है, उसके पास डॉलर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कोई ना उसको एक्सचेंज नहीं करवा रहा है रुपये में। इससे क्या हो रहा है कि डॉलर वो किसको दे सकता है? डॉलर इंपोर्टर को दे सकता है, तो इंपोर्टर तो बाहर से सामान लेकर आएगा, तो इंपोर्टर तो भारत में आपका सेटअप नहीं कर रहा है ना, फैक्ट्रीज वगैरह, क्योंकि वो जब बाहर से सामान खरीद के लाएगा तो जिस देश में उसने ऑर्डर दिया है वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होगा ना। तो फिर क्या करे आरबीआई? आरबीआई क्या कहता है बैंक्स को? आप अपना डॉलर जो है ना मुझे बेच दो, हम आपका डॉलर खरीद लेंगे और इसके बदले आप हमसे रुपए ले लो। तो फिर बैंक के पास रुपए आ गए, तो फिर बैंक क्या करेगा? ये रुपए लेके मार्केट में जाएगा, लोगों को लोन देना शुरू करेगा। इससे मार्केट में जो पैसे की कमी है वो पूरी होगी, लोग लोन लेंगे, डिमांड क्रिएट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। तो ये जो सेकंड वाला जो पोर्शन है ना, कि उसको लगता है कि बैंकों के पास और पैसे आने चाहिए, तो वो उसके लिए वो लेकर आया है डॉलर रुपी स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे आरबीआई बैंक्स को क्या कह रहा है? आप ना, हम आपसे बैंक से कह रहा है, ये देखो, ये बेसिकली क्या है? बाई सेल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें आरबीआई क्या कह रहा है बैंक से? अगर आपके पास डॉलर्स है तो हम डॉलर खरीदेंगे, लेकिन टोटल वो कितना खरीदने वाला है? $5 बिलियन का, यानी सारे बैंक्स वगैरह इसमें बिड करेंगे। वो कहता आप हमें डॉलर दे दो, ठीक है, हम इसके बदले आपको देंगे क्या? इंडियन रुपी। और ये हमारे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट आरबीआई ने कहा है कितने साल का होगा? अभी जो उसने अनाउंस किया है उसने कहा है 3 साल का। तो आरबीआई बैंक के पास जाता है या बैंक को कहता है हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 3 साल का। तो कॉन्ट्रैक्ट की मेन बात क्या है? आप अपना डॉलर मुझे भेज दो, हम इसके बदले आपको दे देंगे इंडियन रुपीस। फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि 3 साल के बाद, ठीक है, हम ये डॉलर आपको बेच देंगे और इसके बदले आप हमें दे देना क्या? रुपीस दे देना। इससे देखो क्या होगा? बैंकों के पास आ जाएगा रुपया, बैंक फिर फटाफट इसको मार्केट में लोन देना शुरू कर देगा। इससे मार्केट में धीरे धीरे क्या होगा? मनी का फ्लो बढ़ेगा, इससे इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर डेट लिखा रहता है ना, जैसे फ्यूचर डेट इसने लिखा है क्या? 3 साल का, ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? स्वैप पीरियड। यानी कि अदला बदली हो गई करेंसी का, रुपए और डॉलर्स का, और कितने पीरियड के लिए हो गया? 3 इयर्स के लिए हो गया। इसको कहते हैं स्वैप पीरियड, ठीक है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, ये जो होता है ना, आरबीआई बिडिंग करेगा, तो फिर यहाँ पे डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट होगा वो कैसे डिसाइड होता है? यहाँ पे जो रुपी डॉलर स्वैप होता है ना, उसमें यूज़ किया जाता है एफबीआईएल का। एफबीआईएल क्या होता है? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो रेफरेंस रेट होता है ना, ठीक है, उसको यूज़ किया जाएगा और उसी पे वो खरीदेगा डॉलर किससे? बैंक से। और वो उसी रेट पे बताएगा कि भाई हम अपना प्रीमियम आपको देंगे जब आपको हम वापस करेंगे। ये उसमें कहता है। इसमें ध्यान क्या रखना, अगर स्वैप में लिखा हुआ है ना बाई ऑब्लिक सेल, या फिर कहीं पे देखोगे पहले लिख देगा सेल फिर लिख देगा बाई, दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है।
बाई सेल का अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब आरबीआई पहले डॉलर बाई करेगा, फिर 3 साल के बाद आपको वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। अगर सेल पहले लिखा है ना, इसका मतलब आरबीआई आपको डॉलर बेच रहा है, फिर कुछ समय के बाद वो आपसे डॉलर क्या करेगा, खरीद लेगा। इस चीज़ पे ध्यान देना। जो वर्ड पहले आएगा इसका मतलब पहले वो होगा, सेल बाद में होगा। तो अगर सेल पहले लिखा है तो पहले सेल होगा, फिर बाई बाद में होगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो फिर ये तो क्लियर है। इससे क्या होता है लिक्विडिटी इंजेक्शन करने के लिए क्या होगा, आरबीआई एंटर करता है बाय एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये क्लियर है आपका? ये था आज का वीडियो। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट है उसको सिंपल से सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सपोर्ट कर दो। प्लस देखो अभी बहुत छोटा चैनल है ये, बहुत कम लोग भी इसको देख रहे हैं, लेकिन जो भी लोग देखते हो कम से कम एक तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो। मुझे पता चला है ये जो कमेंट सेक्शन में जो आप लिखते हो ना, वो यूट्यूब का एलॉगरिथम जो होता है उसको वो रीड करता है। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उसको वो वीडियो को उतना ही ज़्यादा प्रमोट करता है। कम से कम 2 सेकंड का टाइम निकाल के कुछ कमेंट ही कर दो, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे, कोई सजेशन हो वो कर दो। ये सपोर्ट तो कम से कम आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं। फिर कहेंगे इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो, उसके बाद देखना कहीं भी जाओगे आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन के निकलोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।